बहरिया की प्रॉपर्टी आज भी बहुत सस्ती है कराची से। ठीक हम है। लोग सुजानी में काम करते रहे हैं। सुजानी जैसी जगह जिसको आप शायद लोअर मिडिल क्लास की हम बात वहाँ पे करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर एक अपार्टमेंट का जो पर स्क्वायर फीट रेट इस वक्त है वो आपका 8,500 से 9,000 रुपये कम से कम भी। बहरिया टाउन का जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट है पैरागॉन, उसका ऑलमोस्ट सेम रेट है आपका। माशाल्लाह। ठीक है। ठीक। सिर्फ बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स तो परेशान हैं ही, वो मैं जानता हूँ कि बहरिया टाउन में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ आज डी वैल्यू हो गई है उनकी प्रॉपर्टीज, या वो रीसेल नहीं हो रही, अच्छे रेंटल्स भी नहीं आ रहे, लोग इस वजह से परेशान है। जिन लोगों ने ऑलरेडी बैक 3-4 साल 5 साल या 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो आज परेशान लोग नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बहरिया टाउन बहुत कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूरी अच्छी बहुत अच्छा ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो आपका बसेस का स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले आए हैं, कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ रही है ये सब कुछ करने के लिए। हमें दूसरे एंड पे गवर्नमेंट ने फुल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो आपको ऑब्वियसली कॉस्ट उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है नवीद शाह साहब। नवीद भाई सीईओ हैं रेड बॉक्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया दान भाई। जज़ाकल्लाह जी। और बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया, आपने स्टूडियो में इनवाइट किया और आपने मौका दिया, बल्कि आपने पकड़ा हमें कि मैं तो आज टी-शर्ट पहन के आया था, दान भाई ने जबरदस्ती पकड़ लिया कि जी नहीं देखिए, अब आप जैसी पर्सनैलिटीज सोशल मीडिया से कैमरा से गायब होंगे तो हम दोबारा ले आएंगे। मोहब्बत है आपकी। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, नाज़रीन के बहुत सारे सवाल हैं जो हमें फीडबैक में आते रहते हैं, तो आज एज एन एक्सपर्ट हम आपकी ओपिनियन जानना चाहेंगे। नवीद भाई, इन्वेस्टर्स कहाँ चले गए? सर आराम भी देखें, इस वक्त लोग ये बातें पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स क्यों कम हो गए मार्केट से। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर हैं मार्केट में, इन्वेस्टर गायब नहीं हुए। शायद थोड़ी सी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई है, लेकिन बिल्कुल गायब नहीं हुए वो। वासिफ अली वासिफ साहब का एक जुमला है, वो कहते हैं कि झूठा होता है वो माजी जिसकी गवाही हाल ना दे। ठीक है। तो अगर हाल आज खराब है ना, तो माजी इसका मतलब माजी में कुछ गड़बड़ चल रही थी या वैसे नहीं था, तो माजी में एक इन्वेस्टर मौजूद थे, इन्वेस्टर आज भी है। इन्वेस्टर को उस तरह की डील्स नहीं दी जा रही। आप ये देखें कि काम करने में लोग कितने हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। तो एक्चुअली रियल एस्टेट में जो सही टाइम है बाइंग का वो तो आज है। ठीक है। जंग की तैयारी जमाना अमन के अंदर होती है, आज जमाना अमन है, तो आप इस टाइम पे क्या कोई फिजिबिलिटीज बन रही हैं, कोई रिसर्च हो रही है, कोई प्रॉपर हम इन्वेस्टर को कन्विंस कर रहे हैं कि जी आपके लिए ये ऑप्शंस है, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। उस तरह से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को करना चाहिए, वो जो वैल्यू क्रिएट करनी है एक ब्रोकर ने, जिसके अगेंस्ट उसको 5 लाख 10 लाख कमीशन मिलते हैं या रिबेट्स मिलते हैं, वो वैल्यू शायद एक मार्केट में जब हर बंदा ही प्रॉपर्टी का काम कर रहा होता है, वो ये कहते हैं कि जब हर आदमी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है तो हवा में तो चीजें चल रही हैं। वो तो शायद पान के दुकान पे भी प्लॉट बिक रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो आज जो है वो तो एक्चुअल जो रियल एस्टेट का काम करने वाला आदमी आपको वो नजर आएगा मार्केट में। देखिए, हम लोग बहरिया टाउन में काम करने वाले हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, नवीद भाई ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। मेरी ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन के मुताबिक, बल्कि आप भी एग्री करेंगे, सारे एक्सपर्ट यही कहते हैं कि कोई भी रियल एस्टेट मार्केट या कोई भी मंडी इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स के बगैर नहीं चलती। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, कंट्रोल रखते हैं, अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहरिया टाउन जैसी जगह पे या इवन पूरे पाकिस्तान में अब तो एक जैसी हालात है हर तरफ? मतलब आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वाला जो टाइम था उस वक्त कोई आर्टिफिशियल हाइप आ गई थी जिस वजह से हर बंदे ने रियल एस्टेट में आके इन्वेस्ट किया? अच्छा, और इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मैं दोनों एक ही दफा कर लेता हूँ, कि जब भी किसी के पास पैसा होगा, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होगी, ये कहा जाता है कि लोग 3-4 या 5 सेगमेंट्स हैं या फील्ड्स हैं जहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो रियल एस्टेट उनमें कितने नंबर पर आता है आपका देखते हैं? अच्छा, दूसरे सवाल का मैं आंसर पहले कर दूं। सर, पहले नंबर पे आता है। रियल एस्टेट के अलावा तो पैसा कहीं जा ही नहीं सकता। मतलब भले वो आपकी हक हलाल की कमाई हो या किसी वो मतलब पेब्लो एस्कोबार जो ड्रग लॉर्ड था उसकी हराम की कमाई हो, जिस भी चीज की कमाई है एक्चुअली आपको उसको पार्क तो रियल एस्टेट में करना है किसी भी फॉर्म में। आप उसको कोई हम कमर्शियल मॉल बनाएंगे, कुछ मतलब लग्जरी रियल एस्टेट में आप चले जाएं, पेंट हाउसेस बना दीजिए, आप उस कुछ भी कर लें, आप या अपने लिए घर बना के दें, पैसिव इनकम जनरेट करें, तो आना तो पैसा रियल एस्टेट के अंदर है। ये तो सबसे बेसिक चीज है। दूसरी चीज ये जो आप कह रहे थे कि ये जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पिछले 2-3 साल से क्यों इसकी कमी का, डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मोहतात अंदाजे में कहा जाता है कि 68% के करीब जो हमारी रियल एस्टेट है पाकिस्तान की, वो इन्वेस्टर के थ्रू चलती है। ठीक है। ठीक है।
और ये 68% जो आपका इन्वेस्टर है ना, 68% जो इन्वेंट्री है रियल एस्टेट की, 68% इन्वेंट्री, उसका जो होल्ड है ना वो इन्वेस्टर के पास है। और इन्वेस्टर कितनी तादाद में है? इन्वेस्टर पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 10 से 12% है। यानी 12% लोग पाकिस्तान की मोर देन 68% रियल एस्टेट को चलाते हैं किसी भी फॉर्म पे। ठीक है। ऑब्वियसली वो एक पैसे वाले लोग होते हैं, और पैसा जो है, अब ये भी नहीं कि वो जो 12% लोग हम बात कर रहे हैं वो कोई बिलियनियर्स हैं, ऐसा नहीं है। उसमें वो लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम मूवर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स बन जाते हैं, सेविंग्स के थ्रू आ रहे होते हैं, बैंक लोन्स के थ्रू आ रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हुआ ये है कि मुझे ये लग रहा है कि चूंकि गुज़िश्ता 5-6 साल से हमने देखा कि इंटरनेशनल कुछ प्रेशर्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, जिसमें FATF का प्रेशर था आपके ऊपर, IMF की तरफ से कुछ पॉलिसीज हमसे इम्प्लीमेंट हो रही थी, FBR को बहुत स्ट्रक्चर किया जा रहा है। FBR को हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर रिफॉर्म्स नहीं की थी। लेकिन ये रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चर जो किया जा रहा है FBR को, इट्स अ पॉजिटिव इनिशिएटिव। बिल्कुल सर, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अब देखें, आपको देखिए कि अगर आप जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पाकिस्तान में, एक आदमी जो बाहर से आया हुआ है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आगे कहती है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसे कहते हैं यार ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना ये 20 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल वैल्यू है वो है सिर्फ 3 करोड़ रुपए की, तो बाकी 17 करोड़ रुपए जो है वो अनऑफिशियल वैल्यू है। यानी कि अब गवर्नमेंट को जो टैक्स आप पे कर रहे हैं पीछे, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा रहा है, तो वो तो जा रहा है सिर्फ 3 करोड़ रुपए के ऊपर, तो जो बाकी 16 करोड़ रुपए या 17 करोड़ रुपए की अमाउंट है वो अनऑफिशियल अमाउंट है आपकी। ठीक, उसको खुद मौका दे रहे हैं। अच्छा, इसको फिर इसका मतलब है कि सेम लाइन पर लाना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है लोग इसी पे काम कर रहे हैं। आइडियली ऐसा होना चाहिए। देखें, आज भी अगर आप मोबाइल ऐप ओपन करें दुबई की, तो आपको पता चल जाएगा कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वो आपको बता देगा कि सुबह से अब तक कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितने मिलियन दिरहम का जो है वो अपार्टमेंट्स बिके हैं या हाउसेज बिके हैं, पेंट हाउसेज बिके हैं, कमर्शियल तौर से बिकी है, उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई है उसको इतने पैसे आ गए हैं। वो जो दुबई के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए या एक आइडिया लेने के लिए जरूर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब स्टैटिस्टिकल डाटाज एनालिसिस और गेम डाटा पे आ गई है। ठीक है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग आज भी ऑफिशियली कुछ बता रहे हैं, अनऑफिशियली कुछ हैं, जो कि वो बहुत बड़े फ्लॉज हैं, हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं। अगर तो ये रिफॉर्म्स की अच्छी जरूरत है। टैक्सेस शायद थोड़ी ज्यादा है हमारी, अगर हम टैक्स कम कर दें, लोगों को थोड़ा ईज दें उसके ऊपर कि वो वैल्यू डिक्लेयर करें। वो वैल्यू अब हमें देखें समझना ये है कि वो एक्चुअली डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं करना चाह रहा ना। आप उसको ये, हम उसको ये नहीं कि जबरदस्ती पकड़ें। आप 2 तरीके होते हैं दुनिया को चलाने के, या वो कहते हैं पेन प्लेजर प्रिंसिपल, लाइक मतलब यही कॉन्सेप्ट है हमेशा से कि या तो जो काम आप करवाना चाहते हैं उसमें आप प्लेजर डाल देते हैं, जिस काम से रोकना चाहते हैं उसमें आप पेन डाल देते हैं, पनिशमेंट डाल देते हैं। अब बजाय इसके कि हम उसको पेन डालें, हम उसको प्लेजर दें, हम उसे बोलें कि आपके टैक्स का रेशियो ये है स्ट्रेट अवे, जिस तरह दुबई में चलता है कि आपको हमने 1% चार्ज करना है, बाकी ये है कि आपको हम उसके अगेंस्ट आपको ये वैल्यू मिलेगी। कुछ रिटर्न भी तो होना चाहिए ना, जहाँ पे वो बिल्कुल टैक्स देगा एक आदमी। आपको देखिए, अगर आप इसे कैलकुलेशन कीजिए, कभी इसको देखिएगा बैठ के कि एक शख्स जो है वो अपनी आज उसकी जॉब लगती है, वो IBS है या लम्स का पढ़ा हुआ लड़का लड़की होता है, और उसकी सैलरी लगती है फर्स्ट कीजिए 70,000 रुपए स्टार्टिंग जॉब, और फिर वो कमाता कमाता चला जाता है अगले 2 साल के अंदर को 2-2.5 लाख पे पहुंच गया वो 3 साल के अंदर। अब 2.5-3 लाख की सैलरी पे वो सेविंग शुरू करेगा, उस पर ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को टैक्स कटवा रहा है। वो एम्प्लॉय है, वो एक टैक्स उसकी सैलरी में से कट रहा है, फ्यूल ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, वो ग्रोसरी ले रहा है घर की उस पर टैक्स दे रहा है, उसकी एक एक इनकम पे टैक्स वो देता चला जा रहा है। उसके बावजूद उस बेचारे ने किसी न किसी तरह करके उसने कोई अपने पास कोई 3 साल के बाद उसने कोई 20-25 लाख 50 लाख की रकम जमा किया, वो गया प्रॉपर्टी लेने के लिए, वहां फिर उस पर टैक्स चार्ज वंस अगेन और हेवी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अब वो गया कंस्ट्रक्शन कमाने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन खुद करता है, तो अब एक एक जो पूरी कंस्ट्रक्शन मटीरियल पे आप टैक्स दे रहे हैं, फिर वंस अगेन ठीक है, और लेबर मैनेज करे, फिर उसका फ्यूल सब कम्यूट करना। तो अगर आप एंड पे जाके देखें तो जो स्कीम 33 का अगर कोई 2.5 करोड़ रुपए का 125 गज का घर वो बनाता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक स्टेट जो है ना वो उस घर से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान उसके मालिक होती है उस घर की। यानी अगर आप उसका अंदाजा देखेंगे बेचारे का कि वो कितनी मुश्किल से उसने हलाल वो पैसे को जोड़ा, फिर उसके बाद भी उसने गवर्नमेंट को उस पर टैक्सेस उसको लगा दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें नवीद भाई ये कहा जाता है कि कोई भी मुल्क जब आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो फिर आपके पास आपकी पॉलिसीज या कह लें कि अच्छी होंगी, यूजर फ्रेंडली होंगी, तो फिर ओवरसीज हमारे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको लगता है कि अभी एक हद तक या बहुत बड़ी हद तक ओवरसीज ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया पाकिस्तान में? अच्छा, इसमें देखें अदान में ये है कि एक तो इसके पीछे कुछ थोड़ी सी मायूसी की कैफियत है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। गुज़िश्ता 2-2.5 साल से हमने देखा कि जब अवाम के खिलाफ कुछ चीजें हो गई हैं तो अवाम एक तो सेंटिमेंटल चीजें वो तो चल रही है, एक तो वो इसमें एलिमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग हमारे जाते हैं पाकिस्तान से बाहर
मजदूरी मेहनत करने के लिए कमाई करते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अपने पीछे फैमिली को सेट करना है, घर बना के देना है, तो वो जो उनकी एक नीड है वो तो रहेगी। आपकी जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी क्लास है वो तो शायद वापस नहीं आने का सोच के जाती है कि मैं यूरोप चले जाऊंगी तो मुझे, लेकिन जो आपका बंदा मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है वो तो पैसे भिजवाएगा अपने फैमिली को सेट करने के लिए, बूढ़े माँ बाप को उसने घर बना के देना ही देना है, तो उसकी तो वो डिमांड रहेगी अपनी जगह पे। पाकिस्तान के अंदर ईयरली बेसिस पे कुछ 6-6.5 लाख घरों की तकरीबन शॉर्टेज मतलब डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, 6-6.5 नहीं लाख फ्रेश घरों की, फ्रेश घरों की और demand उसको है। हम फुलफिल नहीं कर रहे तो हैं। उसमें से मैक्स पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हम लोग पूरे कर पाते हैं कुछ 2.5-3 लाख मैक्सिमम साइड पे, यानी एवरी ईयर 50% जो है वो मजीद उसमें इजाफा हो रहा है, उसके तादाद के अंदर 3 लाख घर मजीद चाहिए हमें हर साल, जो हम पूरे नहीं कर पा रहे, और हम बना ही नहीं पाएंगे इस तरह से। तो क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो खान साहब ने भी बहुत वादा किया था, हर हुकूमत कहती है कि हम घर बना के देंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना सकती उसको अल्टीमेटली इसको इस सेक्टर को इंसेंटिव देने हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करने हैं। आपको ये जो अपने HBFC जैसा इदारा है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनको खड़ा करें, आप बैंक्स को दें, मॉर्गेजेस की तरफ लेकर जाइए, बैंक लोन्स दें, हाउस फाइनेंसिंग तरफ लेकर जाएं। तादाद बढ़ी है, लास्ट गवर्नमेंट में इसलिए भी हुआ था कि हाउस फाइनेंसिंग की बहुत बड़ी जो है वो तादाद बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 3-4 टाइम उसकी तादाद हो गई थी पाकिस्तान की। ये जो आपका 20-21-22 वाला जो टाइम है उसमें बढ़ गई थी, अब फिर दोबारा वो चीजें वहीं खड़ी हो गई है। तो मेरे ख्याल में जो ओवरसीज है ना वो शायद उस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास डॉलर की भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो उसको ये सूट नहीं करता, वो जिस रेट पे लेता है प्रॉपर्टी आपका, फिर डॉलर का फ्लक्चुएशन या कोई भी अदर करेंसी, और उसको जब डॉलर से रिलेट करते हैं फिर पाकिस्तानी करेंसी में आते हैं तो चीजें। अच्छा चलें, लेट्स कम बैक टू बहरिया। वी आर वर्किंग इन बहरिया राइट नाउ। अच्छा, मेरी जाती हद तक मैं और मेरी टीम तो हम लोग बहरिया ही करते हैं, बहरिया के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं। एज फॉर एज हमारे नवीद भाई तो वर्सटाइल पर्सनालिटी है माशाल्लाह इन रियल स्टेट। आपने नहीं माशाल्लाह आपने DHAs और मल्टीपल शहर के मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट जगहों पे आपने काम किया हुआ। मेरा ये जानना है कि अभी सिर्फ बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स तो परेशान हैं ही, वो मैं जानता हूँ कि बहरिया टाउन में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ आज डी वैल्यू हो गई है उनकी प्रॉपर्टीज, या वो रीसेल नहीं हो रही, अच्छे रेंटल्स भी नहीं आ रहे, लोग इस वजह से परेशान है। जिन लोगों ने ऑलरेडी बैक 3-4 साल 5 साल या 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो आज परेशान लोग नजर आ रहे हैं। आया कि यही सिचुएशन, यही सिनेरियो DHA में भी है, कराची शहर में भी है, या दूसरे शहरों में, या आप कह लें कि कोयटा से लेके एबटाबाद तक, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, हर तरफ यही सूरत हाल होगी या डिफरेंट सिनेरियो? सर टू सम एक्सटेंट यही होगी, लेकिन इतनी उसकी जो इंटेंसिटी है वो शायद ये नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें पॉपुलेशन जो है ना वो इंसान की जो आबादी है ना, पॉपुलेशन वो बढ़ती है, बिल्कुल लाइक मैं अगर ये फेज आपका भरेगा तो अगला फेज आबाद होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है वो एकदम जाके 20-25-30 किलोमीटर दूर जाके तो एकदम से आप चाहें कि इतनी आबादी आ जाए, वो एक अननेचुरल सा वो एक चीज है जो कि ये कुछ चीज। यू आर टॉकिंग अबाउट BTK2 इन अ वे बोथ सिटी भी बैरियर टाउन में, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये मानना चाहिए, हम खुद काम करते हैं बैरियर में, कि हम शहर से तो भी दूर हैं। अगर जो यहाँ लोग काम करने वाले हैं उनको यहाँ से आइए चंडीगढ़ रोड जाना है, उनको क्लिफ्टन जाना है, उन्हें कहीं जाना है, तो वो उनको टाइम लगेगा कम्यूट करने में, जिसपे कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बैरियर टाउन बहुत कोशिश कर रहा है, उन्होंने पूरी बहुत अच्छा ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो आपका बसेस का स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले आए हैं, कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ रही है ये सब कुछ करने के लिए। हमें दूसरे एंड पे गवर्नमेंट ने फ्यूल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो आपको ऑब्वियसली कॉस्ट उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। जो इन्वेस्टर है ना, देखें बैरिया की प्रॉपर्टी आज भी बहुत सस्ती है कराची से। हम लोग सुजानी में काम करते रहे हैं, सुजानी जैसी जगह जिसको आप शायद लोअर मिडिल क्लास की हम बात वहाँ पे करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर एक अपार्टमेंट का जो पर स्क्वायर फीट रेट इस वक्त है वो आपका 8,500 से 9,000 पे कम से कम भी। बहरिया टाउन का जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट है पैरागॉन, उसका ऑलमोस्ट सेम रेट है आपका, माशाल्लाह। ठीक है, तो आपको देखिए कि कहाँ बहरिया टाउन की जो आप अगर जाते हैं स्कीम 33 में चले जाते हैं, स्कीम 33 की मैं अगर आपको बताऊँ, ये जमाली पुल का जो एरिया है इसके आगे पीछे इस सड़कें टूटी हुई है, सिक्योरिटी का कोई हिसाब किताब नहीं है, लाइट्स आपको नजर नहीं आएंगी, बाकी 10 मसले होंगे पानी के, बारिश के, इन सब चीजों के। 125 गज का प्लॉट आपको वहां मिलेगा 1.25 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं आप, और मैं पूछना चाहूंगा आखिर में इसकी वजह क्या है? सब देखिए वही बात है, वजह वही है कि लोगों को ये पता है कि यार मैं यहाँ से यहाँ, आज भी जो आदमी आप बंस रोड पे कभी गए होंगे खाना खाने के लिए, तो जो बंस रोड पे रहता है ना वो निकल के यहाँ नहीं आएगा कभी भी, मतलब वो निकल के उसको आप बोलेंगे DHA चले जाओ, उसको बोले PCHS ले जाओ, वो नहीं निकलेगा।
तो जिसको अपना ऑफिस, अपना बिजनेस, अपने जो जिस इंसान ने जिंदगी की अपनी एक सेटिंग्स की है, वो वहां से निकलता नहीं है। निकलते लोग किस तरह से हैं कि ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां होती हैं या कोई मतलब डेथ होती है पेरेंट्स की, तो जायदाद के बंटवारे होते हैं, तो 3-4 भाई निकले वहां से, शादियां होगी तो घर छोटे पड़ गए तो वहां से निकले। अब वो निकल के जाते हैं 4-5 किलोमीटर आगे, अगर कोई नाजमात में है तो वो चला जाएगा, थोड़ा सा नागर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी सस्ती है, 10-20 लाख 25 लाख का फर्क पड़ जाएगा, तो वो 4 भाई निकलेंगे, वो प्रॉपर्टी में थोड़े से पैसे ऐड करेंगे, आगे जाके ले लेंगे, जो एक नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन की होती है, वो ऐसे ही होती है हमेशा। किसी भी शहर में आप देख लें, लोग ऐसे ही शहर बढ़ते हैं सारे। तो अब हम बात कर रहे हैं उन स्टेट ऑफ द आर्ट सिटीज की, जो कि हम एक बिल्कुल न्यूली डेवलप कर रहे हैं और हम लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसे रहा जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड ये है, ये लिविंग स्टैंडर्ड जो बहरिया देता है, ये लिविंग स्टैंडर्ड आप कराची में नहीं दे सकते। आपके पास ऐसी कोई जगह ही नहीं ना, इतनी बड़ी जगह कि आप उस लोगों को यहाँ पे 100 की स्पीड से वो बंदा ड्राइव कर सके। आप उसको ऐसी रोड बना के दे दें, आप उसको इतने बड़े पार्क दे दें, इतने बड़े राउंड अबाउट दे दिए, ये शहर में कहाँ बनाएंगे आप? ये इम्पॉसिबल बात है। स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। शहर तो बहुत पुराना है आपका। शहर में तो अभी हालात है कि आपको याद होगा कराची के अंदर हाई राइज के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। तो ये बेसिकली जो केस था जिसमें पाबंदी लगी थी, ये बाथ आइलैंड का केस था। बाथ आइलैंड के अंदर की जो टोटल बाथ आइलैंड का वो एरिया जो कि बहुत पुराना एरिया है, 3 तलवार तक का जो एरिया है ना बाथ आइलैंड, इसको इसलिए ये जो एरिया है उसका है, बाथ आइलैंड का एरिया है। इसको इसलिए बाथ आइलैंड कहा जाता था कि इससे आगे समुंदर था। अब समुंदर को हमने घसीट के 2 तलवार से पीछे किया, उसे बाहर लगाया, अब हम उसको आगे ले गए 5 किलोमीटर, उसे पीछे ले गए उसको। अच्छा, अब इस एरिया के अंदर जो आबादी थी वो थी बहुत छोटी सी, को 10-15 हजार घर थे। अब हमने वहाँ वर्टिकल्स खड़े कर दिए। जो वर्टिकल बिल्डिंग आपने इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे वही है जो डला हुआ है, जो आज से 1960s में डाला था आपने। उसके ऊपर ना आप पानी दे सकते हैं, ना आप सर्विस पूरी कर पा रहे हैं वहाँ की। तो शहर के हालात तो बहुत बुरे। बहरिया का जो अब इसका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, या इसका जो रेन ड्रेनेज सिस्टम है और जो सीवरेज का सिस्टम है, ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। इवन मतलब मैं आपको ये तो 50 से 100 साल की प्लानिंग है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मुझे खबर एक कहीं से मिली है कि जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, ये इस वक्त दुबई गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है इस चीज के ऊपर कि ये जो वहां पे आपको पता है बारिश आई थी, तो रेन का जो स्टोरेज सिस्टम है, रेन ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, इन पे काम कर रहा है बहरिया टाउन वहाँ पे दुबई गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है। और ये किसी हद तक दुबई से छोटा तो नहीं है, अगर इस पूरे को आप देखेंगे तो बहुत बड़ा शहर है ये। तो ये उनको पिच करके उनके साथ काम कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कराची में अभी ये चीजें नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पे। तो जिसको आपने जिंदगी सिखानी है, लाइफ एंजॉय करनी है, उसको तो बहरिया टाउन आना है। बट ऑब्वियसली उसकी थोड़ी सी फिर उसको कॉस्ट है, वो उसको मैनेज करनी है। चलें जी, नवीद भाई के मुताबिक जिसने स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, बहरिया टाउन तो आना ही आना है। और इन्वेस्टर्स जिस तरह से आज वक्ती तौर पे बहरिया टाउन के परेशान है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये तो पूरे पाकिस्तान में या DHAs और कराची शहर के मुख्तलिफ एरियाज में कह लें कि ऑलमोस्ट मिलते जुलते हालात। अगर इन्वेस्टर है ना, अगर तो वो प्योर इन्वेस्टर की भी ट्रेनिंग नहीं हुई भी कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, या इन्वेस्टर के बेसिकली उसका मतलब, मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं क्रिकेटर हूँ या मैं स्लिप में खड़ा हूँगा या मैं मुझे किस जगह पे खेलना है, तो मुझे उसके पूरे जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करने हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरे अंदर इतना दिलगुद्दा होना चाहिए कि मैं मार्केट की जो उतार चढ़ाव है उससे वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी नीचे गई तो मुझे नहीं बेचनी, ये चीज लॉक होगी, मैं लॉस में क्यों बेचूं। लेकिन हमारे यहाँ नवीद भाई पैटर्न ये होता है कि वो डबल शाह वाला जो स्टोरी है ना, वो मेरा ख्याल हर हमारे इन्वेस्टर को समझ आ गई कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शायद लोग हजम ही नहीं करते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताऊं, अगर आप गूगल पे जाके भी देख लेना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वो कंसीडर करते हैं 1 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट, ये होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ करते हैं 1 से 3 महीने। नहीं हमारे यहाँ तो एक हमारी अमाउंट को डबल कर दो जी। हम तो वीकली जाते हैं ना कि यार सुबह टोकन लगाएंगे, टोकन स्टॉक एक्सचेंज की तरह से लोग चल रहे होते हैं। चलें जी नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस में हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम नवीद शाह साहब के साथ मल्टीपल वीडियोस भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।